जादुई ब्रेड टोस्टर। नंदू दिल्ली की एक बस्ती में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता दयालाल फल का ठेला लगाते थे। माँ सुमित्रा लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। नंदू सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वह पढ़ने में काफी होशियार था। माँ की इच्छा थी कि अपने बेटे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए, पर इतना पैसा कहाँ था। एक दिन नंदू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ट्यूशन लगा दो। कक्षा 9 की गणित और साइंस मुझे नहीं समझ आती। माँ ने कहा, बेटा हमारी इतनी आमदनी ही नहीं है कि हम ट्यूशन लगा सकें। सरकारी स्कूल में भेज पा रहे हैं, यही क्या कम है। नंदू बहुत उदास था। वह घूमते घूमते एक दुकान में चला गया। उसने कहा, मुझे कोई काम चाहिए। दुकान वाले ने कहा, साफ सफाई का काम करोगे? नंदू ने कहा, हाँ, करूँगा। उस दिन से वह सुबह सुबह उठकर दुकान पर चला जाता और साफ सफाई करके स्कूल जाता। उसने सोचा, जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से ट्यूशन पढ़ूंगा। उसने अपनी मेहनत की कमाई से ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह स्कूल से घर आ रहा था तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक पैकेट पड़ा था। उसने उसे खोला तो उसमें लाल रंग का नया टोस्टर था। वह उसे उलट पुलट कर देखने लगा। नंदू ने सोचा, पता नहीं किसका टोस्टर है। अगर कोई मुझे उठाते हुए देख लेगा तो मुझे चोर ना समझ ले। तभी टोस्टर से आवाज आई, नंदू, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारी बहुत मदद करूंगा। तुम्हें कुरकुरी ब्रेड खिलाऊंगा। नंदू ने टोस्टर उठा लिया और घर ले आया। उसने अपनी माँ से 10 रुपए मांगे और वह दौड़कर पास वाली दुकान से ब्रेड ले आया। टोस्टर में ब्रेड लगा दिया। थोड़ी ही देर बाद ब्रेड उछलकर बाहर आ गई तो उसने देखा कि ये तो खाने में बहुत मजेदार थी। वह उनको खाने लगा। तभी अचानक दूसरी बार बिना ब्रेड लगाए ही टोस्टर खड़खड़ाया और उसमें से 2 सोने की ब्रेड निकलकर नंदू के सामने आकर गिर गई। नंदू भागते हुए अपनी माँ के पास पहुँचा और बोला, माँ, जल्दी आओ। छोड़ दो सिलाई विलाई, जल्दी करो। उसकी माँ भागी हुई आई तो नंदू ने उसे सोने की ब्रेड दिखाई और सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, अरे वाह, ये तो जादू हो गया। तेरे बापू को आने दे, फिर दूसरी ब्रेड लगाना। शाम हो गई थी। उसकी माँ ने मशीन बंद कर दिया और रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। नंदू ने कहा, माँ, आज खाली चाय बना लो। हम टोस्टर में ब्रेड सेंक कर खा लेंगे। तभी उसके बापू मुंह लटकाए घर में आए और बोले, आज तो एक भी फल नहीं बिका। नंदू उछलते हुए आया और बापू को सोने की ब्रेड दिखाते हुए बोला, बापू, फल छोड़ दो। ये देखो कितनी कमाल की चीज मिली है मुझे। उसने टोस्टर के बारे में बापू से सारी बातें बताई। उसने भी ब्रेड को उलट पुलट कर देखा तो उसकी सारी उदासी दूर हो गई। उसने सुमित्रा से कहा, इसे ठीक से संभाल कर रख दो। नंदू बोला, बापू जरा रुको। आज तुम्हें सिर्फ ब्रेड और चाय खाने को मिलेगी। जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ। तब तक उसकी माँ ने चाय चढ़ा दी और नंदू ने ब्रेड टोस्टर में लगा दिया। ब्रेड जितनी बार लगाता, एक बार ब्रेड आती तो दूसरी बार सोने की ब्रेड। सबकी भूख प्यास गायब हो गई। जैसे तैसे ब्रेड चाय सबने खाई और सोना बेचकर क्या क्या करना है, इसी बात की चर्चा करते रहे। दूसरे दिन उसके माता पिता सोने की ब्रेड सुनार के पास बेचकर बहुत सारे पैसे ले आए। धीरे धीरे उनके पास बहुत सोना हो गया। दयाराम ने फल का ठेला लगाना बंद कर दिया। सुमित्रा ने भी सिलाई का काम करना छोड़ दिया। नंदू का अंग्रेजी स्कूल में दाखिला हो गया। अब तो उन्होंने घर, गाड़ी और बहुत सारे फर्नीचर भी खरीद लिए। एक दिन सुमित्रा के पास उसकी पड़ोसन रूपा कपड़े सिलवाने आई तो सुमित्रा ने कहा, अब मैंने सिलाई करना छोड़ दिया है। आंखें काम नहीं करती ना। पर उनका ठाट बाट देखकर वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे शक हुआ कि ये इतने अमीर कैसे हो गए। उसने तुरंत अपने पति बलदेव से कहा
हमारे ही घर से हमेशा दूध और शक्कर ले जाने वाली सुमित्रा के घर अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? जरूर दाल में कुछ काला है, जाकर पता लगाओ। बलदेव उनके घर में 2 दिन तक ताक झांक करता रहा। आखिर उसको टोस्टर की असलियत का पता चल गया। एक दिन वह कबाड़ी वाले की वेशभूषा में नंदू के घर के सामने पहुंच गया और आवाज लगाने लगा, कबाड़ी वाले, रद्दी पेपर कबाड़ी वाला। नंदू की माँ ने जैसे ही कबाड़ी वाले की आवाज सुनी तो उसने सोचा कितना कबाड़ घर में पड़ा है, बेच देती हूँ। उसकी माँ दरवाजा खुला छोड़कर सारे घर का कबाड़ इकट्ठा करने लगी। तभी उसने उसको डरा धमकाकर ऐसी रस्सी निकाली और सुमित्रा को खंबे से बांध दिया। उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। बलदेव उसके घर से टोस्टर लेकर निकल गया। उन लोगों ने जैसे ही टोस्टर में ब्रेड सेकने के लिए लगाई, उसमें से धुआं निकलने लगा। ब्रेड जल गई थी। दोबारा ब्रेड लगाई तो घर में आग लग गई। सभी लोग आग बुझाने लगे। किसी तरह से आग तो बुझ गई, पर उनका बहुत नुकसान हो गया। रूपा बोली, बाहर में जाइए टोस्टर, इसे उन्हीं के घर में फेंकाओ। नंदू और दयाराम जब घर पहुँचे तो सुमित्रा को बेहोश और रस्सी से बंधे हुए देखकर उसको खोला। उसके मुंह पर पानी का छींटा डाला। होश में आने पर उसने उन्हें सब कुछ बताया। नंदू बोला, माँ, वो टोस्टर चुरा नहीं आया होगा। लेकिन तभी उसने देखा कोई टोस्टर उनके दरवाजे पर ही रख कर गया था। कुछ दिनों के बाद वो लोग अपना घर बेचकर दिल्ली के अच्छे से इलाके में घर खरीद कर रहने लगे। जादुई टोस्टर ने उनकी गरीबी दूर कर दी। नंदू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया, लेकिन टोस्टर अभी भी उनके पास। राधा के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। घर के सभी लोग राधा को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते थे और उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। राधा जब थोड़ी ही बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा और उसे स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। और जब राधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो राधा के दुख और भी बढ़ गए थे। राधा की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल भी जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। राधा बहुत दुखी रहती थी। एक दिन राधा ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़कर? और तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? दोबारा स्कूल जाने की बात मत करना, जा झाड़ू लगा। राधा रोते रोते झाड़ू लगाने लगती है। उस दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ की फोटो के आगे दिन भर रोती रहती है। कोई राधा से खाने को भी नहीं पूछता। सुबह सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है, कहाँ मर गई? राधा अभी तक क्यों नहीं उठी? जल्दी से उठ। राधा घबरा कर उठती है और जल्दी से घर के आंगन में पहुंच जाती है। क्या हुआ माँ? तूने कल घर की झाड़ू तोड़कर कहाँ फेंक दी? माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कामचोर, तुझे झाड़ू न लगाना पड़े इसलिए तूने झाड़ू तोड़ दी। चल जा, अभी नई झाड़ू लेकर आ। राधा पास के बाजार जाती है और एक नई झाड़ू खरीद कर लाती है। घर आकर वे झाड़ू कोने में रख देती है और पानी पीने जाती है। जैसे ही पानी पीकर आती है, देखती है कि घर की झाड़ू लग चुकी होती है। ये देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी घर की सफाई कैसे हो गई। अरे राधा, झाड़ू लेकर आई या नहीं? घर की आज सफाई होगी कि नहीं? इतना कहते कहते किचन से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर साफ है। वह आश्चर्य में पड़ जाती है कि इतनी जल्दी राधा ने पूरा घर साफ कैसे कर दिया। चल ठीक है, अब सफाई हो गई, जाके कपड़े धो। राधा कपड़े धोने जाती है और जैसे ही वह कपड़े धोने बैठती है, देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। वह वापस झाड़ू को उसकी जगह पर रख आती है। थोड़ी देर बाद फिर देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। फिर वापस झाड़ू को उसकी जगह पर रखने जाती है, लेकिन जैसे ही वापस आती है, देखती है कि कपड़े धोकर रस्सी पर सूख रहे हैं। उसकी तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, पर राधा डांट और मार के डर से किसी को कुछ नहीं कहती है। वह जहाँ जहाँ जाती है, घर में झाड़ू उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर उसे लगने लगता है कि इस झाड़ू में ही कुछ गड़बड़ है।
तो डर के मारे उसे बाहर फेंक आती है। लेकिन घर में जैसे ही वापस आती है वह झाड़ू उसके घर में फिर मिलती है। डर के मारे उसे रात भर नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कौन है? ये किसकी आवाज है? राधा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कौन माँ? राधा, मैं तुम्हारी मरी हुई माँ हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर राधा रोने लगती है और अपने दुख अपनी माँ को सुनाती है। मुझे सब पता है राधा, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगी और ये झाड़ू तुम्हारा हर काम में सहायता करेगी। अगले दिन से राधा को घर में कोई काम नहीं करना पड़ता। सारा काम झाड़ू कर देती है और राधा को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। राधा की सौतेली माँ को ये सब देखकर हैरानी हो जाती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने जल्दी इस घर का सारा काम कैसे कर रही है। उसका शक बढ़ता ही जाता है और वो राधा पर नजर रखने लगती है। एक रात में राधा को किसी से बात करते सुन लेती है, पर उसे दिखाई नहीं देता कि राधा किससे बात कर रही है। दूसरे दिन वह राधा को बहुत डांटती है और मारती है, ये बताने के लिए कि वह किससे बात कर रही थी और घर में क्या हो रहा है। पर राधा उसकी सौतेली माँ को कुछ नहीं बताती, लेकिन रात को अपनी माँ को सब कुछ बताती है और बहुत रोती है कि मुझे आज सौतेली माँ ने बहुत मारा। राधा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह झाड़ू से कहती है कि जाओ और अपना काम करके आओ। झाड़ू जाती है और रात को ही राधा की सौतेली माँ की बहुत पिटाई लगाती है। सौतेली माँ मार खाकर बहुत चिल्लाती है, लेकिन किसी को भी झाड़ू दिखाई नहीं देती कि क्या हो रहा है। सब पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रही हो। वह कहती है कि मुझे झाड़ू मार रही है, पर किसी को भी झाड़ू नहीं दिखाई देती। अब रोज रात को यही होता। सौतेली माँ की रोज पिटाई होने लग गई थी। सबको लगने लगा था कि सौतेली माँ पागल हो चुकी है। राधा के पापा ने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन रोज रात की पिटाई होना बंद नहीं हो रही थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ, तो राधा के पापा ने सौतेली माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। वहाँ सौतेली माँ के एक दिन सपने में राधा की माँ आई और उसने बोला कि तुम मेरी बेटी को बहुत परेशान करती हो, इसलिए आज मैंने तुम्हारी ये हालत कर दी है। अगर तुम मेरी बेटी से माफी मांगोगी और ये वादा करोगी कि कभी भी उसे परेशान नहीं करोगी, मारोगी नहीं, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी और तुम्हें घर वापस भिजवा दूंगी। सौतेली माँ माफी मांगती है और वादा करती है कि मैं अपने बच्चों की तरह ही राधा को पालूंगी। दूसरे दिन डॉक्टर राधा के पापा को बुलाकर कहते हैं कि राधा की माँ ठीक हो चुकी है, इनको आप घर ले जा सकते हो। सौतेली माँ घर आ जाती है और राधा को अपने बच्चों की तरह पालने लगती है और स्कूल भी भेजने लगती है। राधा समझ जाती है कि ये सब क्यों हो रहा है। वे खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद देती है।